60 लाख रुपए अनऑफिशियल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर अपने असान के ऑफिसर को दे रहा है। तो होगा क्या कि इकोनॉमी मतलब में ऐसे करप्ट लोगों की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। लागू होने से तो मुस्लिम बिल्डरों को फायदा होगा, क्योंकि मुसलमानों के पास में जगह नहीं है और वो अपनी कीमतों को डबल तिबल करके बेचे। मुसलमान तो मजबूर है, लेना ही पड़ेगा उसको। देश का नुकसान किसने करवाया? ऐसे चंद पॉलिटिकल लीडरों ने जो अपने मफाद के लिए देश का नुकसान करते हैं। मैं ऐसे लोगों को मतलब मैं फाइनेंशियल टेररिस्ट कहूंगा। तकरीबन एक एरिया में फ्लैट की स्कीम हो रही है, तो फ्लैट की स्कीम में भैया नंबर ऑफ फ्लैट बन रहा है कि 100 फ्लैट बढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी वाले लीडर को क्या लगता है कि 200 बंदे यहाँ के वोटर्स बढ़ जाएंगे, मगर वो नहीं सोचते कि यहाँ पे फ्लैट में रहने वाला कहां से रहने आने वाला है, वही एरिया से रहने आने वाला है। मुसलमान डेफिनेटली सफरर है, यानी तकलीफ में है, मगर विक्टिम नहीं है। विक्टिम हिंदू है, यानी पीड़ित हिंदू है, ये समझने की जरूरत है। यानी बीजेपी सिर्फ खुद की इज्जत बचाने के लिए ये कानून के अंदर नाम बदल रही है, बाकी कानून वो का वही है। तो मैसेज क्या जा रहा था कि गुजरात के अंदर अभी भी डिस्टर्ब है क्या? बीजेपी गवर्नमेंट को शासन करते नहीं आता, अभी भी डिस्टर्ब एरिया और डिस्टर्ब एरिया बढ़ते जा रहा है। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात में आसान धारा कानून वैसे एक लंबे अरसे से लागू है, लेकिन एक बार फिर से बहस करने का मौका इसलिए हुआ है। ये कानून वैसे कांग्रेस ने लागू किया था, लेकिन गुजरात में बीते कई सालों से बीजेपी सत्ता में है, इसलिए इस कानून का फायदा और नुकसान राजनीतिक तौर पर बीजेपी ही उठाती आ रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते कुछ सालों से आसान धारा कानून का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रिजवान कादरी साहब हमारे साथ में हैं। रिजवान साहब वैसे आर्किटेक्ट हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की जो लाइन है उसमें इनकी पैनी नजर रहती है और कई सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस कानून पर इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। रिजवान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि इस कानून के नाम को बदलने के पीछे की वजह क्या रही होगी? देखो, जैसे आपने कहा 1991 से ये कानून लागू किया हुआ है। 95 से बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में बैठी हुई है। आप भी अभी बता रहे थे आसान धारा, आसान कानून, ऐसा वाली बात है। अशांत यानी डिस्टर्ब, ये एक्ट को जब लाए थे, जब मतलब में जो भी पार्टी लाई थी उसकी एक बहुत साफ सुथरी नीयत से लाई थी कि कानून में बहुत क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है, कभी किसी से यानी बेचने वाले की प्रॉपर्टी धाप धमकी से कोई ना ले ले और उसकी नीयत के अगेंस्ट में कोई ना ले ले। यानी मतलब में डिस्ट्रेस सेल एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है और दूसरा वर्ड किया हुआ है कि भाई आप मतलब में उसको जबरदस्ती नहीं ले सकते, वाली करेगा। तो ये नियत से लाए थे और ये नियत लाने का रिजल्ट वो था कि 85 से लेकर 92 तक मतलब में काफी गुजरात में दंगे रहे, गुजरात में ये माहौल रहा। तो कितनी एरिया से कितने मुस्लिम शिफ्ट हो रहे थे, कई जगह से हिंदू शिफ्ट हो रहे थे। तो उसका अपने गलत फायदा को लोग पब्लिक ना उठाए, जो कोई भी लोग ना उठाए, उसे वो नियत से ये कानून लाए थे। कानून लाने की नियत बहुत अच्छी थी, मगर डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम से 91 से कायदा चल रहा है। आज 2026 है, 26 ये और 90 यानी 35 साल की बात है। अब 35 साल में छेले मतलब में 30 साल से तो अपने बीजेपी गवर्नमेंट से राज कर रही है यहाँ पे गुजरात में, मतलब में पॉलिटिकली पावर में है। तो अब जब ये बात आती है और उसका दायरा दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है, तो मैसेज क्या जा रहा था कि गुजरात के अंदर अभी भी डिस्टर्ब है क्या? बीजेपी गवर्नमेंट को शासन करते नहीं आता, अभी भी डिस्टर्ब एरिया और डिस्टर्ब एरिया बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब गुजरात में गवर्नमेंट का शासन सही नहीं है। और उस जमाने में डिस्टर्ब एरिया जो जितने एरिया में मुश्किल से 2-4 एरिया में लागू था, अभी गुजरात में तकरीबन 36 सिटीज में लागू हो चुका है। तो इसका मतलब मैं मैसेज ये जा रहा था कि गुजरात गवर्नमेंट को राज करते नहीं आता, उनको अपने लॉ एंड ऑर्डर पे उनका कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से जा रहा था। तो उसकी वजह से ये कानून का वही रखा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया हुआ है और कानून को मतलब नाम बदला हुआ है। यानी बीजेपी सिर्फ खुद की इज्जत बचाने के लिए ये कानून के अंदर नाम बदल रही है, बाकी कानून वो का वही है, कानून की नीयत भी वही है, मगर वो नीयत का गलत फायदा किसी ने पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है। तो वो मतलब में बीइंग अ लॉ जो देखा जाए हमारे बंधारण के, वो देखने की जरूरत है। जी, खासतौर से देखा जाए कि ये कानून जब लागू हुआ था, इसके पीछे आपने बताया कि बड़ा नेक मकसद रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं और किसका फायदा नुकसान इससे हो रहा है? इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। कोई भी लॉ बनता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के बंधारण, आइन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं, उसके तहत में बनता है और उसके तहत में ही चलना चाहिए। उसी नियत को साथ रखे हुए पेपर पे वही काम होता है, मगर कितने सालों से पॉलिटिकल पार्टी एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है और नैरेटिव का गलत फायदा उठा रही है।
अब वो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि नैरेटिव क्या हैगा। नैरेटिव मतलब में पॉलिटिकल पार्टी जैसे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, तो मतलब में छोटे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको ये कहने की कोशिश करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट की सीट्स में होता है कि भाई आपके एरिया में मतलब में तकरीबन मुस्लिम सीट्स बढ़ जाएगी या आपकी हिंदू की आबादी कम हो जाएगी तो आपका पूरे सीट का लॉस होगा। कॉमन मैन को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुस्लिम की आबादी बढ़ेगी तो आपकी कल्चर के ऊपर इन्वेड होगा। टेक्निकली ये बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में लोग बहुत शॉर्ट साइटेड हो गए हैं। जो मतलब मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली की बात करते हैं कि लोगों में दिमाग में सोचने में डेप्थ नहीं रही हुई है, इन्वॉल्व नहीं होते और समझते नहीं है। तो उसके वजह से होता क्या है कि लोग बहुत जल्दी किसी इन्हीं की बातों में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं मतलब मैं ये वालों को मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि मतलब मैं कॉर्पोरेटर से सोचता है कि मैं मेरी सीट सिर्फ 2000-5000 सीटों से मतलब मैं जीतता हूँ तो मेरे एरिया में मतलब मैं किसी अलग कम्युनिटी की तादाद बढ़ेगी तो मेरी सीट का लॉस होगा। जनरली वो नहीं होता, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मतलब मैं तकरीबन एक एरिया में फ्लैट की स्कीम हो रही है, तो फ्लैट की स्कीम में नंबर ऑफ फ्लैट बन रहे हैं कि 100 फ्लैट बढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी वाले लीडर को क्या लगता है कि 200 बंदे यहाँ के वोटर्स बढ़ जाएंगे, मगर वो नहीं सोचते कि यहाँ पे फ्लैट में रहने वाला कहाँ से रहने आने वाला है, वही एरिया से रहने आने वाला है। मुसलमान वोटर्स इवापोरेट नहीं हो जाने वाला, इंडिया में से उड़ नहीं जाने वाला, वो वोटर इस इंडिया में ही रहने वाला है, वही कंस्टिट्यूट में रहने वाला है, तो वोटर का लिस्ट चेंज नहीं होता। तो मतलब मैं वो जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो होते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको भी मतलब में कुछ ना कुछ लड़ना होता है, अपने फायदा उठाना होता है, तो उसकी वजह से वो गुमराह हो रहे हैं। अब कॉमन मैन की बात करूंगा। कॉमन मैन के बात में ये करूंगा कि उनको ये मैसेज दिया जाता है कि भाई मुसलमानों को इससे फायदा होता है, आपका कल्चर पे इन्वेंट होता है। ये भी बात एक गलत है कि ये लॉ से मुसलमान डेफिनेटली सफरर है, यानी तकलीफ में है, मगर विक्टिम नहीं है। विक्टिम हिंदू है, यानी पीड़ित हिंदू है, ये समझने की जरूरत है। एक प्रॉपर्टी बिकती है, एग्जाम्पल, वो हिंदू की प्रॉपर्टी मुसलमान लेता है। यही पॉलिटिकल पार्टी वाले जोर शोर से बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए की जगह पे 130 रुपए वैल्यू देते हैं। 30 से 40% मुसलमान पैसा ज्यादा देके देता है। तो पैसा किसको मिलता है? नॉन मुस्लिम को मिलता है। अब सिर्फ पैसा मिलने की बात नहीं है, वो पैसा मिलता है तो इकोनॉमिकल साउंड होता है। इकोनॉमिकल साउंड होता है, उसके साथ बहुत सब बेनिफिट होते हैं। इंडिया की इकोनॉमी साउंड होती है, वो एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देने की बात करता हूं, 2 एग्जाम्पल देने की मैं पहले देने, 2 से 3 एग्जाम्पल दूंगा, मगर पहले 2 एग्जाम्पल पे फोकस करने की बात करता हूं। पहला एग्जाम्पल ये फोकस करने की बात करता हूं, तकरीबन अभी एक मकरबा में 2 प्लॉट ऑक्शन हुए। गवर्नमेंट ने वो प्लॉट के ऑक्शन की बेसिक प्राइस 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर रखी थी। जनरली अहमदाबाद में या गुजरात में कभी भी ऑक्शन होता है तो 5% 10% से महंगा प्लॉट नहीं बिकता। ये प्लॉट 80,000 का जो ऑक्शन प्राइस रखी थी 1,83,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर की प्राइस से बिका हुआ है। तो ये देखा जाए कि प्लॉट बहुत बेहतरीन रेट से बिका हुआ है, जो अपने मैं मानता हूं गुजरात की हिस्ट्री में इतना बेहतरीन रेट कभी नहीं मिला होगा। एक पॉइंट नंबर। मगर वो प्लॉट के अंदर में भी इसी तरह से डिस्टर्ब करके जगह का मतलब मैं कह रहा कि भाई उसको परमिशन नहीं देनी चाहिए। इसी तरह से 3-4 साल ये बात को मतलब मैं रहा, उसके बाद प्लॉट का परमिशन सॉरी मैं 2 से 2.5 साल में रहा, उसके बावजूद ये प्लॉट के अंदर परमिशन उनको नहीं मिली। अब नुकसान किसका है? मुसलमान का नुकसान है। मुसलमान वो प्लॉट 30 करोड़ 35 करोड़ का प्लॉट खरीद रहा था और प्लॉट का पैसा कॉर्पोरेशन में जमा कर रहा था, ऑफिशियल चेक से पैसा दे रहा था, जो बेसिक वैल्यू थी उससे मतलब मैं 2.5 गुना रेट दे रहा था। तो नुकसान कॉर्पोरेशन का हुआ। अब कॉर्पोरेशन का नुकसान देश का नुकसान है, ये समझने की जरूरत है। देश का नुकसान किसने करवाया? ऐसे चंद पॉलिटिकल लीडरों ने, जो अपने मफाद के लिए देश का नुकसान करते हैं। मैं ऐसे लोगों को मतलब मैं फाइनेंशियल टेररिस्ट कहूंगा। ये इंडिया के फाइनेंशियल टेररिस्ट है, ये हमारे सबके समझने की जरूरत है। ये वाले पहले नुकसान की मैं बात करूंगा। दूसरे नुकसान की मैं ये बात कर रहा हूं, छिलने तकरीबन मैं 20 साल से मैं देख रहा हूं, कोठावाला फ्लैट, रस राजेश्वर फ्लैट, और मतलब मैं तीसरा फ्लैट का अपने कौन सा 3 फ्लैट है जो मतलब मैं आश्रम रोड के ऊपर पार्टी के अंदर मतलब मैं आऊंगा। ये फ्लैट के बेचारे मकान टूटे हालत में है, वो बेचने के लिए फिर रहे, मगर पॉलिटिकल पार्टी वाले ये फ्लैट को बेचने नहीं दे रहे। सफरर कौन है? मतलब मैं पीड़ित कौन है? पीड़ित विक्टिम वो हिंदू ही है। बेचारे उनके मकानों के बेचने के लिए, मगर उनका वो 100 रुपए की चीज 130 रुपए, 30 से 40% प्राइस ज्यादा आने के बावजूद बेच नहीं रहे। हैंड टू माउथ लोग है वहां भी रह रहे, बाकी सब लोग चले गए हुए। ये नुकसान हिंदू का नुकसान हो रहा है। ये सोचने की जरूरत है, हमारे हिंदू भाइयों को समझने की जरूरत है कि उनके भाई सफर हो रहा है। और वो पैसा फाइनेंशियली पैसा, जैसा मतलब मैं वो पैसा समझो उनका तकरीबन वो फ्लैट के अंदर पूरे सब लोगों का ऐड करे तो तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट का टैक्स क्या हुआ? गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ? उनका पर्सनल कितना नुकसान हुआ? वो पैसा कहीं और लगाते हैं, वो पैसे की इकोनॉमी बूस्ट होती, उसको पैसा का नुकसान क्या हुआ?
वही प्रोजेक्ट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन लगता, तो कंस्ट्रक्शन में कोई सीमेंट की फैक्ट्री मुसलमान की है, स्टील की फैक्ट्री मुसलमानों की है, इंडस्ट्रीज मुसलमानों के पास है? नहीं है। ये सब इंडस्ट्रीज इंडियन की है और इसमें हिंदू ज्यादा तादाद में है, तो इंडिया की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। ये सब मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी के इधर ये बात में जो भी बैठे हो उनको कहता हूं, सोचो। सच में आप जो इंडिया को प्यार करते होंगे, इंडिया के बारे में सोचते होंगे, तो ऐसी गलत चीजें के गुमराह नहीं होंगे। अच्छा रिजवान साहब, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि आप भी कंस्ट्रक्शन के लाइन से जुड़े हुए हैं, ये जो नया कानून आया या नया नाम आया निर्दिष्ट क्षेत्र, इसके लागू होने से तो मुस्लिम बिल्डरों को फायदा होगा, क्योंकि मुसलमानों के पास में जगह नहीं है और वो अपनी कीमतों को डबल तिबल करके बेचे। मुसलमान तो मजबूर है, लेना ही पड़ेगा उसको, तो फायदा तो मुस्लिम बिल्डर को भी होगा। फिर से कहूंगा, आप अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कॉमन मैन की नजर से कर रहे हैं, उसको मैं इकोनॉमिक्स की नजर से जवाब दूंगा। डेफिनेटली फायदा मुस्लिम बिल्डर को होगा, मगर बिल्डरों को नहीं होगा, फायदा मुस्लिम लैंडलॉर्ड को होगा, क्योंकि जगह हिंदू की जगह मुसलमान परचेज नहीं कर सकेगा, मुसलमान की जगह का परचेज करना पड़ेगी, क्योंकि उनके घर रहना हो, उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके घर का एक्सपांशन करना है, नेक्स्ट जनरेशन के रहना है, तो क्या करेंगे? उनके मकान लेना उनके लिए जरूरी हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मैं अभी मैं मकरबा में काफी दो प्लॉट एक करीब में है। एक प्लॉट में मैं नॉन मुस्लिम जो मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए फुट के आसपास में उनका माल बिक रहा है, और मुसलमानों के बिल्डरों के पास में तकरीबन वो माल 5 से 6 हजार रुपए फुट के माल बिक रहा है। तो वो कहने की वाली बात है कि बिल्डर को ये सब पेपर पे प्रॉफिट नजर आता है, मगर लैंड क्या होती है, लैंड कौन बेचता है महंगी? अभी मकरबा में एक प्लॉट बेचा था, एक नॉन मुस्लिम बिल्डर थे, नॉन मुस्लिम बिल्डर ने तकरीबन प्लॉट बेचने के लिए काफी कोशिश की, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए पहले स्कीम रखने की कोशिश की, मगर वो प्लॉट पे नहीं आए, क्योंकि उनके पास हिंदुओं के पास चॉइस है, अच्छे से एरिया में जा सकते हैं, अच्छे लोकेलिटी में जा सकते हैं और सस्ते में अच्छी रेट में भी जा सकते हैं। परेशान होकर वो हिंदू बिल्डर के मुसलमान बिल्डर को जगह देनी पड़ी। तो अब फाइनली मैं हिंदू बिल्डर के पास पैसा गया, मगर आपका भी क्वेश्चन ये था होगा क्या? मुसलमान इकोनॉमिकल अपलिफ्ट होगा, अंदर पैसा जाएगा, जैसा एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री के अंदर जाता है तो दूसरी कंट्री इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। जैसा इंडिया से गल्फ कंट्री में इंडिया का लोग जाते हैं और वहां जाके बिजनेस करके पैसा लाते हैं, या अमेरिका में जाते पैसा लाते हैं, तो इंडिया की कंट्री इकोनॉमी होती है। इसी तरह से अभी मुसलमानों का पैसा मुसलमानों के पास रहेगा, तो होगा क्या? मुसलमान एक दूसरे को फाइनेंशियल इकोनॉमिकल साउंड करेगा। डेफिनेटली मुसलमान इंडिया का बासिंदा है, तो इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, मगर उसमें बेनिफिट डेफिनेटली इनडायरेक्टली सोचा जाए, इकोनॉमी की नजर से सोचा जाए तो मुसलमान मजबूत होगा। और मैं एक दूसरी नियत से बात करता हूं, मैंने इतने सालों की जो प्रोसेस देखी हुई है, प्रोसेस में ये कहता हूं कि जितनी जगह पे मैं कहीं भी जगह पे सप्रेस किसी को किया जाता है, तो सर्वाइवल के लिए इंसान मैं डबल कोशिश करता है और उसको सर्वाइवल में वो मजबूत होकर बाहर निकलता है। तो डेफिनेटली उसमें मुसलमानों को फायदा पॉलिटिकली भी है, लीगली भी है और फाइनेंशियली भी होगा। अच्छा रिजवान साहब, एक सवाल मेरा ये है कि ये निर्दिष्ट क्षेत्र जो है, इसके अंदर रहने वाला कोई भी आदमी किसी भी प्रॉपर्टी पर आपत्ति कर सकता है, इससे कितना नुकसान होगा लोगों का? उसमें हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों का कितना नुकसान होगा? लोगों को नुकसान को बाद में सोचे, पहले तो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर के बहुत पैसे कमाएंगे, यानी टेक्निकली गवर्नमेंट ऑफिसर पैसा कमाता है इलीगल तरीके से, तो नुकसान कॉमन मैन का होता है। तो मैं इंडिया की इकोनॉमी में जो करप्शन का रेशियो है वो बढ़ते जाएगा। अभी मैं एग्जांपल सोच रहा कहूँ, एक फ्लैट है पालडी के अंदर, रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट गया हुआ है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जना में जितने लोग रहे उनको गवर्नमेंट ने आसान की परमिशन दे दी थी, बाकी लोगों को आसान की परमिशन नहीं दे रहे। एक ऑफिसर ने तकरीबन एक बंदे का फायदा उठा के 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑन पेपर के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर है तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए। अनऑफिशियल जो तकरीबन वो फ्लैट बिक रहा है 1.5 करोड़ के आसपास, 60 लाख रुपए अनऑफिशियल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर अपने आसान के ऑफिसर को दे रहा है। तो होगा क्या कि इकोनॉमी में ऐसे करप्ट लोगों की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और मुसलमान के होगा करना क्या पड़ेगा, उसके जरूरत है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, और उसके जो इंसान ज्यादा पैसा स्पेंड करता है तो ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो इनडायरेक्टली मुसलमानों को एक मजबूत अपने जो सप्रेस किया जा रहा है, तो सप्रेस करने से मुसलमान और ताकतवर बनेगा। जैसा कि मैं किसी जगह पे किसी को दबाते हैं तो वो कमजोर इंसान ताकतवर बनने की कोशिश करता है और ताकतवर बन के बाहर निकलता है, नहीं तो अदरवाइज वो मर जाता है सर्वाइवल करने के लिए। तो होएगा क्या कि इसके मैं दूसरा भी एग्जांपल में दूंगा कि इससे इकोनॉमी में में होगा क्या, मुसलमान इसकी इकोनॉमिकल मजबूत होगा, सोशली भी मजबूत होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल मैं देता हूं कि निर्देशित एरिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी वाले आते खुश होते हैं कि भाई हमने हमारा एरिया निर्देशित एरिया में बना दिया हुआ है। मैं मेरे एक नॉन मुस्लिम बिल्डर के ने एग्जांपल दिया कि महसाना में अभी हमारे में मुश्किल से एक लॉ नहीं था, लॉ ला दिया हुआ है। तो लॉ लाने से हिंदू
प्रॉपर्टी जमीन भी हिंदू की है, बिल्डर भी हिंदू है और परचेजर भी हिंदू है, मगर जस्ट बिकॉज निर्जसित एरिया में आने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी मुश्किल इजीली दस्तावेज हो जाता था, आज वो 15 दिन में उसके हाथ में दस्तावेज रिटर्न आ रहा है और 15,000 रुपए पर उसके एक फाइल पे देना पड़ रहा है। तो करप्ट प्रोफेसर पैसे कमा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी वाले को तो क्या पता, उनकी तो मतलब कॉमन मैन के पैसों के पे नियत नहीं है। परेशान हिंदू हो रहा है, उनको नजर नहीं आ रही है। उनको दिख रहा है कि 100 हिंदू में परेशान हो गए मगर 5 मुसलमान परेशान हो रहे, तो उनको खुशी उसमें आएगी, 100 हिंदू की परेशानी उनको नजर नहीं आ रही है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मैं कहूंगा कि आप प्रॉपर्ली स्टडी करें, एनालिसिस करें और उसके बाद सोचें। अदरवाइज मुसलमान सफरर है, विक्टिम नहीं है। विक्टिम आपका भाई है, आपका इंडियन है और वो हमारा भी भाई है और हमारा भी इंडियन है, मगर इसी वजह से हमारे को दिल में लगता है। तो इससे मैं पॉलिटिकल पार्टी वालों को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा दिमाग लगाए, सच में सोचे और देश को प्यार करते हो तो आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी आप एनालिसिस करने के बाद इसको इंप्लीमेंट करने की या इसको प्रॉपर्ली उस पर एक्शन लेने की सोचें।